सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर 2 बजे की प्रमुख सुर्खियों पर। राम मंदिर के शिखर पर लहराई धर्म ध्वजा। प्रधानमंत्री मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम मंदिर के शिखर पर फहराया केसरिया रंग का ध्वज। विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त पर हुआ संपन्न। प्रधानमंत्री ने पवित्र केसरिया ध्वज को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का बताया प्रतीक। कहा, भारत के कण कण में राम। प्रधानमंत्री ने राम राज्य से प्रेरित होने वाला भारत बनाने का किया आह्वान। कहा, मेकाले वाली मानसिकता से मुक्ति जरूरी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ टीएमसी समर्थक बीएलओ का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के दफ्तर का किया घेराव। चुनाव आयोग ने टीएमसी को 28 नवंबर को कमीशन के साथ बैठक की बात मानी। भाजपा ने ममता बनर्जी पर चुनाव अधिकारियों को डराने का लगाया आरोप। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की बमबारी। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 9 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत और सोते हुए स्थानीय नागरिकों को बनाया निशाना। खोस्त प्रांत की गर्भजो जिले की मगलई इलाके में हुआ हमला। हमले के बाद दोनों देशों में बढ़ा तनाव। और खेल की खबरों में गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की बड़ी मुश्किल। दक्षिण अफ्रीका की बढ़त 500 के पार। 2 मैच की सीरीज में भारत 0-1 से पीछे। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रभु श्री राम मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग का ध्वजा को फहराया। ध्वजारोहण का कार्यक्रम विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त पर संपन्न हुआ। धर्म, त्याग और साहस के प्रतीक इस केसरिया ध्वज में 3 मुख्य प्रतीक ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष को अंकित किया गया है। ओम परमात्मा का प्रथम नामाक्षर है। सूर्य भगवान राम के सूर्यवंशों की वंश होने का भी प्रतीक है। तो वहीं कोविदार वृक्ष अयोध्या के राजवंश की सत्ता का चिन्ह रहा है। इस धर्म ध्वजा की ऊंचाई 191 फीट और वजन 2.5 किलो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पवित्र केसरिया ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नपूर्णा मंदिर, राम दरबार गर्भगृह और रामलला गर्भगृह में विधिवत पूजा अर्चना भी की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर में पहुंचकर मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना करते हुए वो नजर आए।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि अयोध्या नगरी विकास की नई गाथा लिख रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या आज विकास और अध्यात्म के संगम का मॉडल है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से यहाँ 45 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर परिसर भव्य से भव्यतम हो रहा है और साथ ही अयोध्या को संवारने का काम लगातार जारी है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। साथियों, भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लेकर आज तक करीब करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में सरयू तट पर स्थित सप्त मंदिर में पूजा अर्चना की। ये भगवान राम की जीवन यात्रा के साथ रहे समाज के हर वर्ग से जुड़े लोगों के सम्मान में बनाए गए 7 छोटे मंदिरों का एक समूह है। इन मंडपों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या की प्रतिमाएं यहां पर विराजमान हैं। सप्त मंडप का निर्माण राम मंदिर परिसर के हिस्से के रूप में किया गया। ये भगवान राम की समावेशिता और भक्तों के प्रति उनके जुड़ाव को दर्शाता है। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया तो केवट से प्रेम, माता शबरी से मातृत्व का भाव भी प्राप्त किया है। राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेष अवतार मंदिर में भगवान राम के अनुज लक्ष्मण की भी आराधना की। मंदिर सरयू तट पर स्थित है। अनुज लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम की 14 वर्षों के वनवास के दौरान दिन रात जागकर सेवा की। वो उनके सहचर रहे। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। और श्री राम की नगरी अयोध्या धाम आज एक और ऐतिहासिक अवसर की साक्षी बन चुकी है, जहां भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा की स्थापना अब हो चुकी है। धर्मध्वजा की स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर फहराए गए भगवा ध्वज और मंदिर में रामलला की मूर्ति के छोटे मॉडल भेंट किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि भगवान राम का ये भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक है।
प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर लहराता ये केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर बनाने के लिए वर्षों तक हुए संघर्ष का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब आरएसएस जैसे संगठन के हाथों में कमान आई तो एक ही उद्घोष हुआ कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। जन जन को विश्वास अटल था और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और इसी पर चलिए इस वक्त सीधा रुक करते हैं हम अयोध्या का, जहां पर दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे, साथ ही हमारे साथ मेहमान खास जुड़ेंगे। सबसे पहले मेहमान से आपको रूबरू करा देते हैं। अयोध्या स्थित हनुमत निवास के जो पीठाधीश्वर हैं आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण, उनका रुख करते हैं और वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे दो सहयोगी शैलेंद्र और निखिल भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले निखिल, आपके पास में आना चाहेंगे, आज का पूरा कार्यक्रम किस तरीके का रहा और वहां पर किस तरीके की प्रतिक्रिया मिली? क्योंकि आज अगर हम देखें तो अयोध्या में एक और नया अध्याय लिखा जा चुका है जो अब कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। निखिल जी बिल्कुल, अगर कार्यक्रम आपने पूछा तो भव्य, दिव्य, अलौकिक और जिसको कहते हैं कि न भूतो न भविष्य। देखिए मैं ये कार्यक्रम इससे अच्छे या इस रूपरेखा के दूसरे हो सकता है, लेकिन जो उत्साह जो लोगों में मिला, देखने में मिला, जो उमंग मिला और जो भगवान श्री राम के प्रति जो श्रद्धा देखने को मिली, वो अलौकिक थी, अनुकरणीय थी। और उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऊर्जस्वी जो भाषण था, उसने इस क्षण को और अलौकिक बना दिया। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिस तरह से पौराणिक अयोध्या को आधुनिक काल से जोड़ा और उन्होंने कहा कि श्री राम के आदर्श सिर्फ आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए नहीं है, बल्कि विकसित भारत के का मेरुदंड भी बनेंगे उनके आदर्श। तो ये बातें भी जाहिर तौर पर लोगों को बहुत पसंद आई होंगी और ये जाहिर तौर पर प्रेरणा का स्रोत बनेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये भी रही कि सदियों का संकल्प जो है वो आज साकार हुआ। जिस तरह से ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, माना जाता है कि मंदिर के पूर्ण होने का ये एक संकेत है, लेकिन सही मायने में ये जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्म के पुनर्जागरण का काल है, ये दरअसल उसका भी प्रतीक है, उसकी शुरुआत का प्रतीक है। अगर कहा जाए कि अब जो पुनर्जागरण है वो अपने पूरे रव में है और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि जो सारे देश में जो आध्यात्म की, संस्कृति की, धर्म का जो पुनर्जागरण हो रहा है, जो सनातन का पुनर्जागरण हो रहा है, वो साफ तौर पर आज अयोध्या में देखने को मिला। ये हमेशा याद रखा जाएगा। कृतिका बिल्कुल निखिल, ये समय जो है ये हम सभी याद रखेंगे और क्योंकि ये समय ही ऐसा था। हमारे साथ में इस वक्त हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी। आचार्य साहब, अगर हम देखें तो आज का दिन अपने आप में बेहद ही खास रहा और अगर हम देखें तो एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। पहले कोर्ट की लड़ाई लड़ी, अदालत की लड़ाई लड़ने के बाद में साल 2020 में भूमि पूजन, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा और अब आज मंदिर का जो कार्य है वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है और ध्वजारोहण भी आज हो चुका है। तो एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में आज ये वक्त हम सभी के सामने आया। जी, ये हमारे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक पौराणिक महत्व का दिन है
मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी विवाह पंचमी कहलाती है और त्रेता से ही इसका उत्सव भारतवर्ष में मनाया जाता रहा है। आज उसमें एक विशेष अध्याय जुड़ गया है। श्री राम जन्मभूमि पर श्री रामलला के भव्य मंदिर पर कोविदार ध्वज के आरोहण का बहुत विशिष्ट अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री ने आकर के इस अवसर पर संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया है। देश भर से पूज्य संतों की, श्रद्धालुओं की, विशिष्ट जनों की उपस्थिति वहां रही है। ये जो अवसर है प्रधानमंत्री के भाषण में उसके सभी आयाम सामने आए हैं। यद्यपि ये इतना विशिष्ट अवसर है कि इसको किसी भाषण व्याख्यान में इसकी सारी महिमा को समेटना कठिन है, पर माननीय प्रधानमंत्री वाग्मिता के वैखरी के धनी हैं। उन्होंने इसके सभी आयाम, इसका आध्यात्मिक पक्ष, इसका धार्मिक पक्ष, इसका सामाजिक पक्ष, इसका सामाजिक समरसता का पक्ष जो भगवान श्री राम के रूप में विशेष रूप से व्यक्त होता है, उनके जीवन से, उनके आचरण से विशेष रूप से व्यक्त होता है, उस सब का उल्लेख अपने भाषण में किया है। केसरिया रंग के इस ध्वज में भगवान श्री राम का जो राजवंश का चिन्ह है कोविदार, वो इसमें स्थित है, प्रणव इसमें स्थित है और सूर्य का चिन्ह इस ध्वज में दिखाई पड़ता है। ध्वज के दो भाग होते हैं, एक उसका दंड और दूसरी उसकी पताका। जी गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में उसकी चर्चा की है और माननीय प्रधानमंत्री ने उसका बहुत सुंदर उल्लेख किया है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका ये कहते हुए, ध्वज में जो दंड है उसको दृढ़ और स्थिर होना चाहिए और वह सत्य है, और उसमें जो पताका है उसको विनयशील सुकोमल होना चाहिए और वह शील है, चरित्र है। सत्य की दृढ़ता में चरित्र की सुकुमारता, सौम्यता प्रतिष्ठित हो, भगवान श्री राम ने धर्मरथ का निरूपण करते हुए ये बात कही है और वहां ध्वज का संकेत किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में धर्मरथ का निरूपण करते हुए शौर्य धैर्य के पहियों वाला जो धर्मरथ भगवान श्री राम ने बताया है, जिससे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है, उसका उल्लेख किया और आज आरोहण किए गए ध्वज की चर्चा करते हुए इस पूरे विषय को सामाजिक संदर्भ में, आध्यात्मिक संदर्भ में स्थापित किया। हम सब के लिए, भारतवर्ष के लिए, सभी भारतवंशियों के लिए और विशेष रूप से विश्व भर में बसे हुए सनातन धर्मावलंबी जो भारत की ओर देखते हैं इसे अपनी मूल भूमि मानकर, उन सब के लिए बड़े गौरव का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री ने यह बात विशेष रूप से रेखांकित की है कि अयोध्या अध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों के साथ आगे बढ़ने वाली पुरी बन करके भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सारी गौरव व्यवस्था के मेरुदंड के रूप में स्थापित हो रही है। यह अवसर भारत की तिथि में, भारत के पंचांग में, हमारे कालबोध में एक विशेष अवसर के रूप में स्थिर हो गया है। यह ध्वजारोहण भारत के गौरव का भी आरोहण है। ध्वज में दंड पहले ही स्थापित हो चुका था, आज उसमें पताका ही आरोहित होनी थी, इसलिए इसको ध्वज की स्थापना नहीं कह करके आरोहण कहा गया है। कई सारे जिज्ञासु श्रद्धालु ये बात कह रहे हैं कि ध्वज का आरोहण हो या स्थापना हो, स्थापना दंड की होती है और वो पहले विधि पूर्वक की जा चुकी है। उसमें पताका का आरोहण होना शेष था, जो आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। उसमें प्रणव की का स्वरूप, ओंकार का स्वरूप उसमें दर्शाया गया, जो हमारी आध्यात्मिकता को व्यंजित करता है। सूर्य का चिन्ह उसमें है, जो हमारी जीवनी शक्ति को, हमारी प्रकाश की दृष्टि को व्यक्त करता है। और कोविदार उसमें वृक्ष स्थित है, जो धरती के पोषण करने की शक्ति को, धरती के हम सब संतान हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः हम कहते हैं, उसकी भावना को, प्रकृति के संरक्षण की भावना को, पोषण और पालन की भावना को, छाया देने की भावना को व्यक्त करता है, जिसको माननीय भागवत जी ने अपने वक्तव्य में उद्धृत किया और कहा कि वृक्ष सत्पुरुषों की भांति होते हैं, जो स्वयं धूप में रह करके बाकी सबको छाया देते हैं। सनातन धर्म की अवधारणा यही है और आज के ध्वजारोहण में यह सारे विषय हमारे सामने आ गए। बिल्कुल, ये हम सभी ने देखा भी और किस तरीके से हम लगातार विकास को भी आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही आस्था का जो प्रतीक है उसमें भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आज की जो तस्वीरें हैं वो वाकई हर सनातनी के लिए गौरवान्वित करने वाली हैं। और मैं बेशक अभी स्टूडियो में बैठी हूँ, लेकिन अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब हम ध्वज पताका को लहराते हुए इस समय देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आप तो खुद वहां पर मौजूद थे, इस भव्य कार्यक्रम का आपने भी आनंद लिया और वो जो तस्वीरें थी आप एक बार साझा कीजिए और साथ ही जो प्रतिक्रिया वहां पर मिली आपको, जो तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे उनकी तरफ से। कृतिका, इस वक्त अयोध्या में जो माहौल है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तमाम लोग जो इस ध्वजारोहण कार्यक्रम का हिस्सा बने इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें समाज के हर वर्ग के लोग हैं। हम जानते हैं कि
नगर के जो प्रतिष्ठित बाजार है उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, निषाद समाज के लोगों को बुलाया गया था, तमाम नेता थे, तो तमाम आम लोग थे, और कहा जा रहा था कि हर कोई खास है, कोई वीआईपी नहीं है, सभी यहाँ पर जो आए हैं वो खास हैं और सभी आम हैं। तो देखिए हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, बताइए क्या कहना है आपका, आप लोगों को आमंत्रित किया गया था। पहले तो हम मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद देंगे और अपने यहाँ के, अपने अयोध्या के जनता को धन्यवाद देंगे। ये हमारे यहाँ की जनता इतनी उमड़ उठी कि एकदम बिल्कुल जगह नहीं था। उनका माननीय मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए एकदम सब लोग उत्साह से एकदम धन्यवाद किए। आप काफी उत्साह से भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए हमने देखा कि पूरी अयोध्या की जनता सड़कों पर आ गई थी। रोड शो में हमने देखा कि लोक नृत्य दिख रहे थे। क्या कहना आपको, अब ध्वजारोहण हो गया, आप ज्यादा संख्या में देश और दुनिया से राम भक्त आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, और राम हमारे आदर्श हैं, हमारे ही क्या इस पूरे हिंदू राष्ट्र और भारत के आदर्श हैं, और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और हमारा जो है आज जो है 500 साल का जो है सपना पूरा हुआ। 500 साल का इंतजार था, वो खत्म हुआ था, और अब उस संकल्पों की सिद्धि का वक्त है। आप कुछ कहना चाहेंगे अयोध्यावासी होने के नाते? बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज 25 नवंबर का ये दिन बहुत ऐतिहासिक हो गया है, बहुत यादगार। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हम लोग बहुत उत्साह से भरे हैं। आज का दिन हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास दिन है। देखिए इस तरह से तमाम अयोध्यावासी हैं, आप लोग भी कुछ बात करना चाहेंगे, इधर आइए और बताइए क्या कहना है। काफी मुस्कुरा रही हैं आप, आज का दिन आपको याद रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जब ध्वजारोहण हुआ तो लोगों की आंखों से हमने आंसू निकलते हुए देखा, मेरी खुद की आंखों से आंसू निकला। और यहाँ की जनता क्या पूरा विश्व इस समय आज के दिन को बहुत याद करेगा और रखेगा आगे आने गौरवान्वित। क्या संजोकर आप जा रही हैं समारोह से, क्या कहना है? मेरा बस यही कहना है, मेरी दादी एक कहावत कहती है, जा पर हट करे जब कोई चंदन अनंत प्रकट तब होई। इतने वर्षों का संघर्ष, इतने वर्षों की प्रतीक्षा आज सबको दिख रहा है। मेरा जवाब है उन लोगों को जिन्होंने कहा था कि आप कितनी भी कोशिश कर लो कि राम मंदिर वहाँ पे नहीं बनने देंगे, तो आके प्लीज एक बार घूम के जाइए। जय श्री राम। बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जा पर कृपा राम की होई, तब पर कृपा करे सब कोई। तो और दूसरी बात यह है कि राम काज कीन्हो बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो पूरा अयोध्या, पूरा देश इस वक्त देख रहा है, और दुनिया में जो भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की जो सनातन संस्कृति है, उसके दर्शन हो रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी कृतिका? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम एक तरह से देखें तो विकास के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है, आस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। और हमारे साथ में आचार्य जी भी लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, अगर हम एक तरह से देखें तो विकास भी, पर्यटन भी, आस्था भी, पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं, और खास तौर पर रामनगरी अयोध्या में, कैसे देखते हैं इस पूरे सफर को? एक असाधारण प्रसंग है ये, और पूरे विश्व में विकास का, किसी नगर के विकास का, किसी संस्कृति के उत्थान का, किसी विश्वास परंपरा के फिर से अभ्युदय का जो उदाहरण अयोध्या बनी है, चाहे वो महानगरीय विकास की अवधारणा हो, चाहे वो लोगों के आवागमन यातायात की व्यवस्था का विस्तार हो। अयोध्या एक ग्रामीण क्षेत्र रहा है, और यहाँ बहुसंख्य लोग जो थे वो आजीविका की दृष्टि से दूसरे महानगरों की ओर जाने वाले लोग थे, खेती किसानी करने वाले लोग थे। किंतु श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या एक बृहत्तर परिक्षेत्र के योगक्षेम का केंद्र बन गई है। हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, केवल दर्शनार्थी ही नहीं, लाभार्थी भी, आजीविका खोजते हुए लोग। बड़ी बड़ी कंपनियों के होर्डिंग्स अयोध्या में आपको दिखाई पड़ेंगे। बहुत प्रकार की सेवा सुविधाएं देने वाली कंपनियां अयोध्या में आ गई हैं। तो जिन लोगों का ये प्रश्न था कि मंदिर बन जाएगा तो भूखे लोगों को भोजन मिलेगा क्या, उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए कि आइए, श्री राम जन्मभूमि में दिन भर भोजन बढ़ता है, आप मुफ्त में भोजन कर सकते हैं। जो पूछते थे कि अयोध्या के मंदिर बन जाने से बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा क्या, उनको आमंत्रित किया जा सकता है कि आइए, ये आप जो कुछ करने लायक हैं उस तरह का काम आपको शुल्क दे करके कराने के लिए अयोध्या सक्षम हुई है। एयरपोर्ट का निर्माण है, रामपथ का निर्माण है, नगरीय विकास की दृष्टि से। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई देश, कोई समाज केवल रोटी कपड़ा मकान की सीमा में नहीं जी सकता। उसकी एक आस्था होती है, उसका एक जीवन मूल्य होता है, उसकी कोई दृष्टि होती है जो उस पूरे समाज को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और मजबूत बना करके रखती है। उसके लिए श्री राम मंदिर के निर्माण ने पूरे भारत में ऊर्जा भर दी है।
विशेष रूप से अयोध्या का पूरा परिक्षेत्र, जो 5 कोस की अयोध्या है, जो 14 कोस की अयोध्या है और जो 84 कोस की अयोध्या है, कई जनपदों को, उनकी सीमाओं को अपने में समेटती हुई अयोध्या, इस अयोध्या में आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी जो क्रांति हुई है, श्री राम मंदिर उसका केंद्र है। यह भारतीय पुनर्जागरण का केंद्र है, भारत का अपने प्रति विश्वास बढ़ाने वाला अवसर है, जिसके माध्यम से हम राम जन्मभूमि का प्रभाव अपने चतुर्दिक देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही कि ये ध्वजा केवल धर्म ध्वजा नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ये ध्वज है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। साथ ही निखिल और शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये ध्वजारोहण किया और इस ऐतिहासिक अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों में काफी उत्साह और खुशी का भी माहौल था। डीडी न्यूज के संवाददाता निखिल सिंह ने मंदिर स्थल पर मौजूद श्रद्धालुओं से मुलाकात की, जिन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर अपनी खुशी का इजहार किया। आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी निखिल की ये खास रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे, ये आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, आपका क्या रिएक्शन है, क्या भाव है मन में भाव है, एक नए युग का प्रारंभ हुआ है, राम राज्य की स्थापना पुनः ये अब ध्वज के बाद प्रारंभ हो जाएगी। देश में भी राम राज्य आएगा और एक देश ऐसा खड़ा होगा जो भविष्य में दुनिया का भी नेतृत्व करने वाला होगा। ऐसा देश खड़ा होगा, ऐसे लोग खड़े होंगे। इस ध्वजा पताके के बाद एक उत्साह का वातावरण है देश में, संपूर्ण देश में और दुनिया में भी। जहां हिंदू है वहां तक एक उत्साह हिंदू समाज में है। हमारे साथ पूर्व चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अवनीश अवस्थी जी भी हैं। सर, इस अवसर पर क्या भाव है, क्या कहना चाहिए? मुझे तो बहुत खुशी है। मैं अयोध्या से 1997 से जुड़ा हूं, यहाँ कलेक्टर रहा हूं और मैंने वो दिन भी देखा है जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और फिर तुरंत जो है राम मंदिर की तैयारी हुई। वो दिन भी देखा है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था। वो दिन भी देखा है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की और आज तो खैर ध्वज लहरा दिया। हजारों सालों तक ये याद किया जाएगा क्षण राम मंदिर का, रामलला का। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जो हमारी सरकार इतना निष्काम, हर जाति, हर वर्ग, हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल निष्काम काम कर रही है और हमें आम साधारण जनता को भी राम मंदिर और हमारी इस पुस्तकों को, हर भारत के हर त्योहार को इस सरकार ने एक इवेंट बना दिया है। छठ पूजा, राम मंदिर, दिवाली, होली, दशहरा, मतलब हर त्योहार पूरा देश मिलकर के मनाता है। आज का यह भव्य दृश्य देख करके आत्मा संतुष्ट है और लगता है जीवन धन्य हो गया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम समरस समाज के आधार मानबिंदु है और आज का कार्यक्रम यह सामाजिक समरसता का आधार मानबिंदु स्थापित करता है, जैसा आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा। जो भी यहाँ पे एमिनेंट पर्सनालिटीज मौजूद हैं, उन लोगों का कहना है कि ये जो आज का समय है निश्चित तौर पर एक युग परिवर्तन का समय है और इसके साथ विकसित भारत को भी आगे लेकर जाएगा। कैमरामैन विकेश के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम। तो ये थी तमाम तस्वीरें और तमाम खबरें आज के पूरे कार्यक्रम से जुड़ी राम जन्मभूमि से। और इसी के साथ चलिए अब बाकी अन्य तमाम समाचारों की भी बात कर लेते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में एसआईआर के विरोध लगातार अराजक होता जा रहा है। एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे टीएमसी समर्थक, बीएलओ और शिक्षकों के प्रदर्शन के चलते सोमवार रात मुख्य चुनाव अधिकारी देर रात तक दफ्तर में ही फंसे रहे। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की निगरानी में सीईओ मनोज को बाहर निकाला गया। हालात बिगड़ता देख चुनाव आयोग कार्यालय में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर कई स्तर की बैरिकेडिंग कर मीडिया कर्मचारियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी। भारत के चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को एक लेटर लिखकर 28 नवंबर को कमीशन के साथ मीटिंग के लिए उनकी मांग मान ली है। टीएमसी के साथ बैठक के लिए शुक्रवार को 11 बजे का समय दिया गया है। बैठक दिल्ली में निर्वाचन सदन के कार्यालय में होगी। साथ ही आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 3
पन्नों का पत्र लिखकर एसआईआर को निलंबित करने की बात कही थी। उस पत्र में मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा था कि बीएलओ पर अतिरिक्त काम का दबाव बन रहा है। आज उस पत्र के जवाब में निर्वाचन सदन ने बैठक के लिए भी समय दिया हुआ है। तो वहीं ममता बनर्जी के पत्र पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी स्वयं चुनाव अधिकारियों को फोन करके डराने का काम कर रही हैं और लोकतंत्र खत्म करने के लिए जो काम करना चाहिए वो सभी काम वो कर रही हैं। कल आपने नवान्नों का टेलीफोन से इलेक्शन कमीशन का बहुत सारा अधिकारी को डराया है फोन करके। वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए जो जो करना चाहिए वो काम ये लोग कर रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ बात करना चाहिए और पश्चिम बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम इलेक्शन कमीशन को ही करना पड़ेगा। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन के साथ अब बैठक होने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की 28 तारीख का वो दिन रहेगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ममता बनर्जी या यूं कहें कि टीएमसी को समस्या क्या है एसआईआर के होने से? देखिए, एसआईआर के चलते हुए जो टीएमसी की जो आपत्ति है वही यहाँ पे चुनाव आयोग के बाहर जो बीएलओ अधिकार रक्षा मंच जो प्रोटेस्ट दिखा रही है, कल से 24 घंटा हो गया, उनका भी जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट्स टीएमसी के जो पॉइंट्स है उन्हीं से मिल खा रही है। जब हम लोगों ने आज सुबह इन लोगों से बात किए थे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, सवाल क्या था, उनका मांग क्या है? उनका मांग पहला मांग था कि बीएलओ के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, काफी दबाव जा रहा है। तो सीओ का क्या कहना है? सीओ का कहना है कि जहां पे 1200 से ज्यादा वोटर है वहां पे अतिरिक्त बीएलओ के अपॉइंटमेंट करने का अप्रूवल दिया हुआ है। तो फिर और दूसरी बात वो कह रहे हैं इंटरनेट के स्पीड, वो इंटरनेट के जो मोबाइल के जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके साथ भी एक बैठक हुआ है। बीमारी को लेके बोल रहे हैं, सीओ का कहना है कि बीमारी के लेके जो बात बोल रहे हैं ये यारो अगर समझे कि वो बीएलओ बीमार है, वो काम नहीं कर सकती है या काम नहीं कर सकता है, तो डीईओ यानी डीएम के अप्रूवल लेके वो उनको चेंज कर सकती है, चेंज कर सकता है। अब तो फिर ये जो प्रोटेस्ट है ना, तो ये प्रोटेस्ट इसमें सीओ का कोई अप्रूवल नहीं है। ये सीओ का कहना है कि उनका अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। तो सवाल ये है कि प्रोटेस्ट यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये सीओ ऑफिस के बाहर क्यों हो रहा है? अगर प्रोटेस्ट होना चाहिए तो जिस जिला में ये घटना घटी है, चाहे वो पूर्व वर्धमान हो चाहे वो कृष्णनगर हो, तो नदिया या पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है उनके बाहर, ऑफिस के बाहर होना चाहिए। यहाँ पे क्यों हो रहा है? और जो बीएलओस यहाँ पे आए हैं, हम बहुत सारे बीएलओ के साथ बात किए हैं, उनमें उन्होंने कहा कि वो लोग बीएलओ है ही नहीं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कौन है वो लोग? तो हमने जब उनसे पूछा कि आप कौन है, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग राज्य सरकारी कर्मचारी जो फेडरेशन, जो तृणमूल का जो वर्कर्स यूनियन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो यूनियन है, उनके मेंबर से। तो कहाँ काम करते हैं? किसी का कहना है कि वो जल संपद उन्नयन जो दफ्तर है वहां पे काम कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट वहां पे काम कर रहे हैं, या फिर अलीपुर या बारीपुर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है वहां पे वो काम कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी तो 2 बज गए, अभी तो ऑफिस का छुट्टी भी नहीं हुआ है और यहाँ पे आने जाने में 2 घंटा लगता है किसी का। तो कब आए और कब जाए, उनका ड्यूटी कौन किया? जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका ड्यूटी कौन कर रहा है? तो ये सवाल सुन के किसी को तो गुस्सा आ रहा है और कोई समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग छुट्टी लेके आए हैं, बात करके आए हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जा रहा है कि आपका काम कौन कर रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पे तैनात में आ गए तो आपका काम कौन कर रहा है, जवाब उनके पास नहीं है। एक सज्जन तो ये भी कह रहे हैं कि वो बीएलओ नहीं है, लेकिन उनके कॉलीग्स के दर्द से वो इतना व्यथित है कि उनको दर्द के लेके यहाँ पे बैठे।
दर्द जता रहे हैं यहाँ पे। सौरभ देखिए, तो कुल ये मिलाकर सारा अगर हम माहौल है। देखें तो जिस तरीके की बातें टीएमसी की तरफ से कही गई कि बीएलओ के ऊपर दबाव है काम को लेकर के, और इसी वजह से उनकी मृत्यु के मामले भी सामने आ रहे हैं, जो आरोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उनको लेकर के कई बार जवाब भी दे चुका है। और अब जो हाल ही में नए निकलकर मामले सामने आए हैं उसमें अगर हम देखें तो कई मामले ऐसे भी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो टीएमसी के समर्थक है वही दबाव बना रहे हैं बीएलओ के ऊपर। देखिए कृतिका, ये पूरा जो टाइमलाइन है ना, टाइमलाइन को अगर देखेंगे, गुरुवार को सीएम ने चिट्ठी लिखा गणेश कुमार को, चिट्ठी लिख के वो फुल विरोध में गई, उस चिट्ठी को पब्लिक कर दिया ताकि जनता जान सके कि उस चिट्ठी में उन्होंने क्या कहा है। जो उन्होंने कहा है उसके बाद ही ये बीएलओस को इकट्ठा करके यहाँ पे प्रोटेस्ट मंच खड़ा कर दिया गया। और इस बीच रविवार को तृणमूल के राज्यसभा एमपी अलग से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हैं, वहां पे कहते हैं कि उनको समय चाहिए बैठक करने के लिए, वो मंजूरी भी मिल गया। लेकिन इसी बीच वो यहाँ पे सीओ ऑफिस को घेराव कर चुके हैं, सीओ को रात भर यहाँ पर रहना पड़ा। और जबकि सीओ का कहना है सार्वजनिक तो गाइडलाइन निर्वाचन कमीशन के तहत हो रहा है, तो अगर आप निर्वाचन सदन को, चुनाव आयोग के दिल्ली के जो सेंट्रल कार्यालय है, जो वहां पे अगर आप चिट्ठी लिख रहे हैं या बैठक की मांग कर रहे हैं, तो आपको तो वेट करना चाहिए, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कहाँ शुरू कर दें। तो ये जो सारा जो माहौल है ना, ये कहीं पे ये माना जा रहा है कि 20 दिन के बाद जब कमीशन ने ये आंकड़ा भी कहा है कि जो अनट्रेसेबल वोटर्स यानी मृत वोटर्स, एब्सेंटी वोटर्स, स्थानांतर हुए वोटर्स, ये जो सारे वोटर्स है, इनका अभी तक का जो आंकड़ा है वो 10 लाख से ज्यादा है जी। अभी तक पूरा हुआ नहीं है। तो अब जब 20 दिन के बाद आपने क्या सोच के इन बीएलओ को कहा कि जाओ यहाँ पे जाके धरना मंच करो, ये तो बीएलओ तो है नहीं। बिल्कुल। अगर जो 100 है तो उनमें 5 या 10 या बीएलओ है, बाकी तो सब तृणमूल के वर्कर्स यूनियन के मेंबर्स से सपोर्टर्स है। तो क्या साबित क्या करना चाहते हैं, इसके लिए सवाल उठा रहे विपक्ष, और जिस सवाल का अभी तक कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है सत्ता पक्ष से। बिल्कुल, क्योंकि सौरभ अगर हम देखें तो एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि देश के बाकी कई राज्यों में भी चल रही है। वहां से इस प्रकार की कोई खबरें नहीं आ रही, ना विरोध की खबरें हैं, ना एसआईआर को निलंबन की खबरें हैं, ना निलंबन की मांग की जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल से ही इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और हाल ही में हमने कई सारी तस्वीरें ऐसी भी देखी है जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर की हैं, जहां पर लोग इकट्ठा हो रखे हैं और वो कह रहे हैं कि हम एसआईआर की वजह से बांग्लादेश अपने जो घर है वहां पर वापस जा रहे हैं, जो सालों से पश्चिम बंगाल के अंदर रह रहे थे। देखिए ये भी एक पॉइंट है कि जब ये हाकिमपुर पोस्ट का जो तस्वीरें सामने आया, कि जब देखा गया कि बांग्लादेशी कह रहे हैं कि हाँ हम यहाँ रह रहे जी, हाँ हमारा वोटर कार्ड, आधार कार्ड टीएमसी ने बनवा दिया, सब यही था कि वोट टीएमसी को देना जी। पूरा कैंप करके, इकट्ठा करके, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके, उनका पूरा इंडियन रेसिडेंट्स का जो प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब तैयार किया गया है। वो कह रहे हैं, वो ऑन माइक कह रहे हैं। और टीएमसी के लीडर्स क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ हमारा सरकार मानव दर्दी सरकार है, तो कोई अगर यहाँ पे आते हैं तो उनका प्रोजेक्ट का जो सरकारी प्रकल्प जो भी है, सरकारी योजना जो भी है, उसका सुविधा हो जाता है। और वो कह रहे हैं कि सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे देश में फैले हुए हैं बांग्लादेशी। ये जो रिएक्शन, ये जो बाइट्स जो सब सामने आ रहे, तो सब में ये रिएक्शन हो रहा है ना, भाई बंगाल में हो क्या रहा है, कहाँ से आए इतने बांग्लादेशी यहाँ पे। तो ये सारे सवाल को लेके, और यहाँ पे जो बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसका और एक बात है, बंगाल में 80,681 पोलिंग स्टेशन है। हर पोलिंग स्टेशन के लिए एक बूथ, और जिसमें 1200 वोटर है उसमें और भी ज्यादा बूथ के लिए बीएलओ है जी। तो 80,681 अगर बीएलओ है तो यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। उनका खुद का कहना है, जब उनको पूछा गया कि आपकी इस बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी जो आप कह रहे हैं कि बीएलओ के हित में कह रहे हैं, कितने मेंबर्स हैं आप, वो तो फिगर बोलिए। तो वो कहते हैं 1000। सही सवाल होगा ना कि अगर आपका 1000 मेंबर है तो 80,681 पोलिंग स्टेशन है। आप सोचिए प्रतिशत अगर हिसाब करेंगे तो कितने प्रतिशत आएंगे ये। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि इसके साथ अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हाल ही में एक बीएलओ को
सम्मानित भी किया गया क्योंकि उन्होंने मात्र 17 दिन के अंदर ही अपना काम पूरा कर दिया जो उनको जिम्मेदारियां दी गई थी और इसलिए उनको सम्मानित भी किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के विरोध प्रदर्शन भी सामने आ रहे हैं और जैसा कि आपने बताया अभी कि उसमें जो विरोध प्रदर्शन में लोग थे उसमें से अधिकतर लोग तो बीएलओ थे ही नहीं, गिने चुने बीएलओ उसमें नजर आए हैं और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो सत्ता वाली पार्टी है वो जबरदस्ती उनको उनकी तरफ से भेजी जा रही है। जी एकदम से सही है। और एक बात देखिए, ये काम के दबाव के बारे में बोल रहे हैं ना, तो जो लोग, ये सिर्फ एक आदमी, अब्दुल वाहिद मंडल एक इंसान नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। अगर अभी जब हम बातें कर रहे हैं, कोई सीईओ के जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है या फिर सोशल मीडिया हैंडल है, अगर वहां पे जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे बीएलओस का आप इंटरव्यू देखेंगे जो खुश है, बिल्कुल एसआईआर करके खुश है, उनकी खुशी उनके चेहरे से झलक रही है। और दूसरी ओर ये बंदे हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मुंह फुला के बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा ये है, वो है, ऐसा है, तैसा है। वो एक सवाल का उनका पहला क्या कहना है कि उनके ऊपर दबाव है। किस बारे का दबाव है? बहुत सारे काम का दबाव है। जी। सीईओ का क्या कहना है? सीईओ का कहना है कि एक बूथ में जहां पे 1200 वोटर से ज्यादा है वहां पे और एक बीएलओ आप अपॉइंट कर सकते हैं, इसका मंजूरी मिल गया। ये सवाल जब हो रहा है उसको वो सवाल नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि इंटरनेट स्लो है। इंटरनेट स्लो के लिए सीईओ ने क्या कहा है? कहा कि कल ही बैठक हुआ है मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स ने, वहां पे सेंट्रल टेलीकॉम मिनिस्ट्री के भी मेंबर्स है, वहां पे एक ग्रुप बनाया गया है। आप एक जगह पे एक समय 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूरे जिले में एक जगह पे हो सकता है इंटरनेट के प्रॉब्लम हो, पूरे जिला में हर जगह में ये तो हो नहीं सकता ना कि हर दिन के 24 घंटे वहां पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, स्पीड का प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं है ना। उसको सुलझाने के लिए भी एक ग्रुप किया गया है। तीसरी बात उनका क्या था? बीमारी। तो वो तो मैंने बताया कि वो डीएम के अप्रूवल से वो किसी और को दे सकते हैं। तो फिर जब हर दावे का सोल्यूशन बातचीत से हो सकता है तो यहाँ पे ये घेराबंदी क्यों? जहां पे जो पत्रकार जो लोग हैं वो भी जा नहीं सकते। यहाँ पे ये चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम सुबह से यहाँ पे खड़े हैं सड़क पर, हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, हम अंदर जा नहीं सकते। पुलिस का कितना सारा बंदोबस्त है, यहाँ पे इंतजाम है, बैरिकेड के ऊपर बैरिकेड खड़ा किया है, लेकिन 7 लोग वहां पे चले गए, अभी तक उनको हटाया नहीं गया चुनाव सीईओ ऑफिस के घर से बाहर से। तो वो 7 लोग वहां पहुंचे कैसे? जी बिल्कुल, इतने समय तक वहां पे थे कैसे? जब यहाँ पे कृतिका आर्जिकर प्रोटेस्ट हुआ था तब डॉक्टर्स ने जब साइकिल रैली किया था, तो साइकिल रैली करने के लिए हियर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने, बोबाजार पुलिस स्टेशन ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। डॉक्टर्स लोगों को थाने में आके जवाबदेही करना पड़ा कि क्यों एक डॉक्टर की मौत हुआ है, उसके लिए वो साइकिल रैली निकाले। और यहाँ पे जो कह रहे हैं कि वो तृणमूल के सपोर्टर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के दरवाजे पे आके विरोध कर रहे हैं, सीईओ घेराव में रहते हैं, हर ऑफिसर को आने जाने के लिए एक फाटक बनाया गया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कृतिका, ये देश की जनता नहीं पूछेगी, बंगाल की जनता नहीं पूछेगी, वो डॉक्टर्स नहीं पूछेंगे जो 40 घंटे सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। उनका अगर एक गलती हो गया तो इंसान की जान भी जा सकती है और इंसान बच भी सकता है। ऐसी स्थिति में काम करते हैं जो पुलिस है, ये भी तो फेस्टिवल में काम करते हैं। बिल्कुल सौरभ, अगर कुल मिलाकर हम देखें तो अपने आप में कई सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं एसआईआर को लेकर के, लेकिन फिलहाल हम सबकी नजर इस समय है शुक्रवार के दिन जब ईसीआई के साथ में अहम बैठक होगी टीएमसी की। उस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच खबरों में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय शिपयार्ड जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत में बदलाव पर आयोजित समुद्र उत्कृष्ट सेमिनार में शामिल हुए। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सेमिनार में भारत की समुद्री सुरक्षा में देश के शिपयार्ड के योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए शिपयार्डों के महत्व पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि इस सेमिनार में स्वदेशी जहाज निर्माण, तकनीकी नवाचार और समुद्री अवसंरचना में प्रगति पर प्रकाश डाला। रक्षा मंत्री ने इस दौरान कहा कि नौसेना की ताकत किसी भी देश के लिए अहम है और एयरक्राफ्ट कैरियर सेना की ताकत का केंद्र बिंदु है, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी देश बिना किसी दूसरे देश की जमीन का इस्तेमाल किए अपनी हवाई शक्ति को मजबूत और सुरक्षित कर सकता है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में आगे कहा कि ग्लोबल कॉमर्स और सुरक्षा समुद्री रास्तों पर निर्भर करती है और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से समुद्री व्यापार होता रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज भी विश्व का 90% व्यापार समुद्री रास्तों के जरिए ही हो रहा है। Naval power has been one of the most decisive indicators of a nation's strength, security, and civilizational reach. Civilizations that mastered the seas, whether for trade, exploration, or defense, they gained unmatched strategic advantage, economic prosperity, and the cultural influence. Friends, the maritime story of India did not begin with the rise of modern navies or commercial shipping. It began long before recorded history, during the days of the Indus Valley civilization around 2500 BCE. Archaeological discoveries in the Lothal, Gujarat, one of the world's earliest planned port cities, revealed sophisticated dockyards, tidal channels, warehouse systems, and the navigational design. We see the might of aircraft carriers. Aircraft carriers are among the most significant instruments of the modern military power because they allow a nation to project air power across vast distances without relying on foreign bases. Their presence can deter adversaries, reassure partners, and shape the strategic environment before conflict even begins. Friends, even today, global commerce and security depend heavily on maritime routes. Sea lanes of communication are the arteries of the global trade, carrying nearly 90% of the world's merchandise. और वहीं दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली के एनटीएमसी कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय व्यापारी नेता सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में देश भर के 26 राज्यों से आए व्यापार से जुड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में भारतीय व्यापार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि बैठक का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया, जबकि कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीया ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने व्यापार में साइबर अपराध के खतरे के बारे में चर्चा की। कैट व्यापारी और सरकार के बीच सेतु का काम कर रहा है। खंडेलवाल ने जीएसटी से व्यापारियों को मिली सुविधा और कुछ उत्पाद में सुधार पर भी अपनी राय रखी। इस सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम लोग व्यापार सुगमता पर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वदेशी भावना के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और व्यापारियों के हित सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम सबको अपार अवसर मिलते हैं, उसको हम पूरी तरीके से लाभ लेंगे। एक ऐसा नेता जो व्यापारी हितों के लिए दिन रात चिंता करता है, एक ऐसा नेता जिसने अपने मेहनत से, अपने कामकाज से पूरे दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित किया है। आखिर आप आज भारत का पासपोर्ट लेके विदेश कोई जाते हैं, क्या इज्जत मिलती है? वहीं केंद्रीय मंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह पर कहा कि जिस त्याग और तपस्या के लिए हजारों लाखों हिंदुओं ने अपनी आहुति दी थी, आज उसका ध्वजारोहण हुआ।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोग बहुत आनंदित हैं। ये 140 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है। रामलला का एक मंदिर का स्थान बनाने के लिए जो त्याग और तपस्या हजारों भारतीयों ने दी थी, हिंदुओं ने दी थी, उसका आज ध्वजारोपण होकर एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को बहुत आनंद है, बहुत खुशी है कि उसका अंतिम आज कार्यक्रम पूरा हुआ। और अब बात बिहार की, जहां नई सरकार के गठन के साथ मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का कार्यभार संभालना अब शुरू कर दिया है। आज उद्योग मंत्री के रूप में दिलीप जायसवाल ने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने सभी प्रक्रियाएं पूरी की। अधिकारियों ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और इस दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा कि वो हर चुनौती को अवसर में बदलने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी पारदर्शिता के साथ निभाने का भी वादा किया। उद्योग विभाग का प्रभार आज मुझे मिला है और मेरा शुरू से स्वभाव है कि हर चुनौती को मैं अवसर में बदलने का काम बाबा भोलेनाथ की कृपा से करता हूं। और राजस्व मंत्री के रूप में भी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य को भी आपने देखा कि फिर एक बार एनडीए सरकार और अभी उद्योग विभाग मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु के कृपा से मैं अपने जिम्मेवारी को पारदर्शिता के साथ और निभाने का प्रयास करूंगा और युवाओं को जो रोजगार और बिहार में निवेश, इसका भरपूर प्रयास उद्योग विभाग रहेगा। बिहार के पटना में संजय कुमार सिंह ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के मंत्री का पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बनाई गई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो जल मीनारें वर्तमान में बंद हैं, उन्हें फिर से सुचारू रूप से चालू करना विभाग की प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 7 निश्चय योजना है, उसको हम लोग जन जन तक कैसे पहुंचाएं, कैसे उसमें आम लोगों को स्वच्छ जल मिले, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो भी अभी तक, जैसे आपका जल मीनार बंद है, बहुत सारे जल मीनार बंद है, उसको चालू कराना प्राथमिकता होगी कि कैसे लोगों को शुद्ध जल मिले। इसके लिए हम लोग आज 4 बजे फिर बैठक भी रखे हैं और सारे अधिकारियों से हम उसकी तुरंत जानकारी लेंगे कि अभी तक कहाँ का क्या स्थिति है। उसके अनुसार हम लोग तुरंत 1 महीने के अंदर में हम लोग सबसे पहले शुद्ध जल मिले, वो हमारी प्राथमिकता में है। और चलिए अब बात कर्नाटक की, जहां सियासी अटकलों के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। आपको बता दें कि ये मुलाकात तब हुई जब पार्टी चीफ दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। इस बैठक के बाद दोनों एक ही कार में एयरपोर्ट के लिए निकल गए। रेजिमेंट के धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने से इनकार करने पर बर्खास्त किए गए सैन्य अधिकारी सैमुअल कमलेसन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से मना कर दिया जिसमें बर्खास्तगी को सही ठहराया गया था। बेंच ने कहा कि भारतीय सेना अपने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है और अधिकारी को अनुशासन का पालन करना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से इसलिए मना किया था क्योंकि वहां कोई सर्वधर्म स्थल नहीं था, लेकिन कोर्ट ने इसे गलत माना है। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की, जहां गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 549 रन का विशाल लक्ष्य रखा है। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित कर दी। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट रयान रिकल्टन के रूप में गिरा, जिन्हें रविंद्र जडेजा ने 35 रन पर आउट किया। इसके थोड़ी ही देर बाद जडेजा ने एडन मार्करम को 29 रन पर बोल्ड किया। क्रिस्टन स्टफ्स ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई, वो 94 रन बनाकर आउट हुए। गौरतलब है कि तीसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 201 रन पर सिमट गया था, जिसके दक्षिण अफ्रीका को 288 रन की बढ़त हासिल हुई। 2 मैच की टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।